हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल पर और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ। मैं हूँ नवनीत मिश्रा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पैडागोजी का छठवां सेशन है अपना और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कर लेते हैं और एकदम क्वेश्चन जो है एकदम अच्छे लेवल के हैं और पीआईटी के हिसाब से और टीजीटी जो आपका चल रहा है उसके हिसाब से बढ़िया है। ठीक है, चलिए क्वालिटी क्वेश्चन लेके आए हैं और कभी भी पैडागोजी आप देंगे तो ये हमेशा काम आने वाले हैं आपके क्वेश्चंस हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो को तब तक लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जुड़ जाइए हमसे, क्योंकि हम देंगे आपको बहुत ही प्यारे तरीके से चीज़ें जो भी आप डिजर्व करते हैं। तो अब मेहनत आपको करनी है, बाकी काम आपके साथ हम करेंगे। पहला आपका दिया है कि आत्म विकास का लक्ष्य क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और पहला आप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो सभी लोग जवाब देंगे जुड़ चुके हैं जो भी। कभी कभी सेशन लाइव होता है, उसके बाद आपका रिकॉर्डेड हो जाता है, पता नहीं क्या थोड़ा टेक्निकल इशू है। बाकी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर सब हो रही हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया कि आत्म विकास का लक्ष्य क्या है, बताइए। तो पहला आपका ए ऑप्शन दिया गया, लंबा और स्वस्थ बनना। आत्म विकास की बात हो रही है, ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट कह सकते हैं कि उसका लक्ष्य क्या है। लंबा और स्वस्थ होना, केवल बुद्धि का विकास, शारीरिक रूप से वयस्कता की ओर बढ़ना, और डी दिया गया जिस पर्यावरण में हम रहते हैं उसके अनुकूल होना। भाई वयस्क बनना, बस यह शारीरिक रूप से वयस्क बनना, मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा क्या भाई? तो ये तो गलत हो गया। केवल बुद्धि का विकास, केवल बुद्धि का विकास नहीं, हमें सभी चीज़ों का विकास चाहिए। बुद्धि के साथ साथ शारीरिक और संवेगात्मक बुद्धि का विकास भी चाहिए। तो ठीक है। और तीसरा पहला आपका लंबा और स्वस्थ बनना इतना उपयुक्त नहीं है, बाकी सभी चीज़ें हमें चाहिए होगा। तो जिस पर्यावरण में हम रहते हैं उसके अनुकूल होना आवश्यक है। क्या है? जिस पर्यावरण में हम रहते हैं उसके अनुकूल होना। इतनी चीज़ क्लियर? ठीक है, मतलब हमारी क्षमताओं का विकास हो सके, हमें जिस उद्देश्य की पूर्ति करनी है वो उद्देश्य पूरी हो सके, यह आत्म विकास है। क्या है? यह आत्म विकास है। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सभी लोग जवाब देंगे, ठीक है, सभी लोग जवाब देंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि वायगॉत्स्की की सामाजिक रचनावाद, सोशल कंटेक्स्ट सिद्धांत के अनुसार ये वायगॉत्स्की थे, और शिक्षा को सफल बनाने के लिए संवाद आवश्यक है। यह संवाद होता है, यह संवाद की बात हुई है कि वायगॉत्स्की के अनुसार जो सामाजिक रचनावाद के सिद्धांत हैं उनके अनुसार शिक्षा को सफल बनाने के लिए संवाद की आवश्यकता होती है। यानी किस संवाद की आवश्यकता होती है? किस संवाद की आवश्यकता होती है, बताइए। पहला दिया गया शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य। तो जो संवाद होता है वह किन किन के मध्य होता है यह पूछा गया है। तो शिक्षार्थी के स्वयं के मध्य या शिक्षार्थी और पाठ के मध्य। देखिए, जब संवाद होगा वायगॉत्स्की के समाज रचनावाद के सिद्धांत के अनुसार शिक्षा को सफल बनाने के लिए संवाद किया जाएगा वह शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य भी किया जाएगा। शिक्षार्थी के स्वयं के मध्य भी होगा, वह अपने खुद से विवेचना करेगा कि चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है। और शिक्षार्थी और पाठ के मध्य होगा, यानी उसे जो लर्न नहीं, वो अधिगम करना है। ठीक है, जो अधिगम करना है, ठीक है, तो वह किस पे, उसके शिक्षार्थी और उसके मध्य होगा, तभी वह अच्छे से सीख पाएगी। यानी तीनों चीज आपकी हो जाती हैं। तो डी उपरोक्त आंसर सभी, डी आपका राइट आंसर हो जाता है कि उपरोक्त सभी। बताइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि खाली स्थान संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन है। संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है। उसका अध्ययन यानी स्टडी क्या कहलाती है? जो अधिगम की मूलभूत प्रक्रिया से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन है जो अधिगम की मूलभूत प्रक्रिया से संबंधित है। पहला दिया गया मानसमिति दृष्टिकोण। भाई कौन सा है इस दृष्टिकोण है जो संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन है जो अधिगम की मूलभूत प्रक्रिया से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो पहला मानसमिति दृष्टिकोण, दूसरा है प्याजे है यहाँ पर प्याजे का दृष्टिकोण, तीसरा है बेले का दृष्टिकोण, चौथा है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। तो संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है, संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है, तो यहाँ पर व्यवहारवादी दृष्टिकोण की बात हो रही है। क्या हो रही है? व्यवहारवादी दृष्टिकोण की बात हो रही है। व्यवहार से
क्या बना है? व्यवहारवादी विज्ञान, व्यवहारवादी मनोविज्ञान, व्यवहारवादी मनोविज्ञान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि बच्चों में समीप दूराभिमुख विकास का क्रम क्या है? समीप दूराभिमुख विकास का यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल, अगर आपको समझ में ना आए तो प्रॉक्सिमो डिस्टल समीप दूराभिमुख विकास का क्रम क्या है, ये आपको बताना है। तो सिर से पैर की ओर, दूसरा है सिर से हृदय की ओर, तीसरा है केंद्र से परिधि की ओर, छाती से पैर की ओर। ठीक है, बताइए सभी लोग, जवाब दीजिए। तो बच्चों में समीप दूराभिमुख यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल की बात हो रही है, विकास का क्रम क्या है? तो सिर के पैर की ओर की बात करें तो इसे कहते हैं सेफेलोकॉडल। क्या? सेफेलोकॉडल। ठीक है, शीर्षाभिमुख कह देते हैं। ठीक है, सिर से पैर की ओर उसमें विकास होता है। सिर से हृदय की ओर कोई विकास नहीं होता है। केंद्र से परिधि की ओर विकास होता है, जिसको समीप दूराभिमुख क्या कहते हैं? समीप दूराभिमुख यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। मतलब पहले केंद्र से विकास होगा, फिर परिधि। केंद्र से मतलब पहले हृदय का विकास होगा, फिर बाहरी चीजों का बाहर की ओर विकास होगा। पहले धड़ का विकास होगा शिशु में। क्या होगा? इस विकास को शिशु में पहले धड़ का विकास होगा, धड़ का विकास होगा, दिख नहीं रहा होगा धड़, तो धड़ यहाँ लिख दे रहा हूँ। धड़ का विकास होगा। क्या होगा? धड़ का विकास होगा, उसके बाद बाजुओं का विकास होगा। इस तरीके से विकास होगा, या कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या है? पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि बाल विकास में वातावरण की भूमिका किसके द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है? तो बाल विकास में वातावरण यानी एनवायरनमेंट की भूमिका के बारे में बताया गया है, किसके द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है। तो पहला आपका ऑप्शन दिया गया स्वभावगत प्रवृत्तियों के द्वारा, या व्यक्तित्व की प्रकृति के द्वारा, या प्राथमिक प्रतिक्रिया के तरीके, या आदत निर्माण। बताइए सभी लोग, बताइए। बाल विकास में वातावरण की भूमिका के बारे में पूछा गया है। वातावरण की भूमिका किसके द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है, यह आपको क्लियर करना है। तो माइंड में आप रख लीजिए कि स्वभावगत प्रवृत्तियां, व्यक्तित्व की प्रकृति, या प्राथमिक प्रतिक्रिया के तरीके, सभी से बेहतर आपके पास ऑप्शन है आदत निर्माण। अगर आप आदत निर्माण सही से कर लेते हैं, ठीक है, आदत निर्माण किसी चीज की आदत बना लेते हैं, तो वह बेहतरीन तरीके से आप वातावरण के साथ ढल जाते हैं। ठीक है, तो वातावरण की भूमिका आदत निर्माण के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है। तो अगर वातावरण भी तभी काम आपके ऊपर करता है जब आदत निर्माण आप कर लेते हैं, आदत निर्माण। और कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं कि आदत निर्माण 21 दिनों में हो जाती है। मतलब आप किसी काम को 21 दिन, क्या 21 दिन, मतलब आप किसी काम को लगातार 21 दिन तक करते हैं तो वह आदत में आ जाता है, ऐसा साइकोलॉजी कहती है। क्या कहती है? साइकोलॉजी। ओके, किसी को कोई दिक्कत हुआ करे, क्वेरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन में, अगर लाइव देख रहे हैं तो लाइव बता दीजिए, और नहीं देख पा रहे हैं तो बाद में देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही यार वीडियो का लाइक शेयर भी होता जाए, है ठीक है ना, मज़ा आता है थोड़ा सा। बाकी आप लोग कर देते हैं, और फिर भी मैं कहता हूँ कि आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक में क्या होता है, जब आप लाइक करते हैं तो चीज़ें डेवलप होती हैं और दूसरों तक पहुँचती हैं, तो हम चाहते हैं, और फिर हमें भी मनोबल मिलता है। चलिए, छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बच्चों के अधिगम और विकास में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक योगदान देता है? बच्चों के अधिगम और विकास की बात हो रही है। क्या हो रही है? कहाँ पर? अधिगम और विकास की बात हो रही है। तो बच्चों के अधिगम और विकास में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक योगदान देता है? भाई देंगे तो सब, लेकिन सबसे अधिक की बात हो रही है। ये चीज़ आप पॉइंट नोट करके क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। विकल्प आपके साथ 4 हैं, 4 विकल्प में आपको जाना है, यहाँ वहाँ भटकना नहीं है। ठीक है, पहला दिया गया कि परिवार,
सहकर्मी समूह और टेलीविजन। दूसरा दिया गया परिवार, सहकर्मी समूह और शिक्षक, परिवार, नाटक और कंप्यूटर, परिवार, नाटक और पर्यटन। चारों हो सकते हैं, लेकिन आपको एक ही ऑप्शन चूज करना है। सबसे अधिक कौन योगदान देता है यह आपको बताना है। बताइए, सभी लोग जवाब दें। बच्चों की अधगम और विकास की बात हो रही है, जहां अधगम, भाई अधगम से ही मैच्योरेशन आता है और उसी से विकास होता है। तो कह सकते हैं कि भैया कौन सबसे पहले की बात पर आपको पता है कि परिवार, कौन कौन, परिवार, स्कूल, परिवार, स्कूल, ठीक है, और उसके बाद समूह, सहकर्मी समूह कह सकते हैं, और संचार। चार यह कारक होते हैं, यह एजेंसी मान लीजिए, यह कारक मान लीजिए, ठीक है। तो पहला आपका परिवार हो गया, दूसरा स्कूल हो गया, और फिर समूह, और उसके बाद संचार। तो चारों कारक ही प्रभावित करते हैं बच्चे के अधगम और विकास को। तो अब यहाँ पर आप देखें तो पहला कौन सा था, परिवार आता है, ये आपने परिवार मार दिया, ठीक है, परिवार इस चारों में, ठीक है, चारों को देखेंगे। फिर उसका स्कूल आता है और समूह आता है। स्कूल में ही समूह मिलता है आपको, कहाँ, स्कूल में ही बच्चे के साथ, भाई जो पीयर ग्रुप होगा उसके साथ ही तो खेलेगा, सहपाठियों के साथ, तो स्कूल में ही समूह आ जाता है, यानी सहकर्मी समूह। तो दो आपको मिल गए सहकर्मी समूह, तो दो बच्चे, यानी पहला ए और बी। अब आपको ए और बी देखना है, तो भैया ये तो दोनों कट गए, ठीक है, ए और बी देखना है। ए और बी में क्या है कि तीसरा आपका दिया संचार, समूह, संचार। तो स्कूल में परिवार, उसके बाद स्कूल और समूह, ठीक है। तो स्कूल और समूह की बात हो रही, तो समूह यहाँ सहकर्मी समूह हो गया, परिवार हो गया। यहाँ टेलीविजन को ना करके आप किसको करेंगे, शिक्षक को करेंगे, क्योंकि शिक्षक ही तो स्कूल में आता है। तो बी आपका राइट आंसर रहता है। क्या, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। किसी कोई दिक्कत? चारों चीजें आपको मैंने क्लियर करके बताई। चौथे नंबर पे था संचार, नहीं तो उसको भी दे देते आप, ठीक है। संचार आता है, विकास होता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मनोविज्ञान कहती है कि यह बाद में आते हैं, ठीक है। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनावाद को प्रोत्साहित नहीं करता है। मतलब कौन सी यह चार चीजें दी गई हैं, इनमें से कौन सी चीजें हैं जो रचनावाद को प्रोत्साहित नहीं करता है। रचनावाद की बात हो रही है। रचनावाद भैया, रचनावादी कौन है, रचनावादी कौन है? जीन पियाजे, वायगॉत्स्की, जीन पियाजे और वायगॉत्स्की। सभी लोग जवाब दीजिए, क्या होगा 7वें का आंसर? जीन पियाजे और वायगॉत्स्की होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचनावाद को प्रोत्साहित नहीं करती की बात हो रही है। तो पहला दिया गया प्रयोग, प्रयोग तो करती है भाई, प्रयोग तो ही करेंगे, तो इसलिए यह नहीं है, क्योंकि पूछा ही नहीं है। क्षेत्र भ्रमण, अब भाई क्षेत्र भ्रमण आप करेंगे, बच्चे को घुमाएंगे तो उसकी सूचनाएं ही तो बढ़ेंगी, चीजें ही तो बढ़ने वाली हैं भाई, हैं, समझिए, क्षेत्र भ्रमण। तो क्षेत्र भ्रमण से इसलिए यह नहीं होगा। और सी आपका दिया शोध परियोजना बहुत आवश्यक है, तभी बच्चे की रचनावाद, यानी आप यहाँ पर एक तरह रचनावाद की बात कर रहे हैं, अगर रचनावाद में है क्रिएटिव चीजें करनी है तो आपको प्रयोग भी करने पड़ेगी, क्षेत्र भ्रमण भी करना पड़ेगा, और शोध परियोजनाएं भी करनी पड़ेगी, शोध करना पड़ेगा, तभी उसका विकास हो पाएगा। इसलिए सी भी नहीं है आपका, डी यानी नोट्स बनाना रचनावाद को प्रोत्साहित नहीं करता है। भाई नोट्स बनाना रचनावाद को प्रोत्साहित नहीं करता है। इन तीन आपके सही होते हैं, इसलिए यह गलत है, ठीक है। डी आपका राइट आंसर हो जाता है। नोट्स बनाना रचनावाद को प्रोत्साहित नहीं करता है, बाकी पढ़ने को काम आ जाए वो बात दूसरी है। आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आठवां क्वेश्चन क्या कहता है? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार निम्नांकित में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बालक का उदाहरण नहीं है। विशिष्ट बालक की बात हो रही है, विशेष आवश्यकता वाले बालक की बात हो रही है, उसका उदाहरण नहीं है। आपको बता दें कि विशेष आवश्यकता में सभी बालक आएंगे, चाहे वह अधिक सामान्य से ऊपर हो, कह सकते हैं, या तो वो सामान्य से ऊपर हो या फिर सामान्य से नीचे हो, सभी आएंगे। मंदबुद्धि बालक भी आएंगे, प्रतिभाशाली बालक भी इसी में आएंगे। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले या विशिष्ट बालक या विशेष आवश्यकता वाले बालक का उदाहरण नहीं है की बात हो रही है। बताइए बताइए।
पहला है आपका एसिड हमले के शिकार, दूसरा है प्रेम मस्तिष्क पक्षघात, और तीसरा है दृष्टिबाधित बालक, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, बताइए सभी लोग। आरपीडब्ल्यू का मतलब क्या होता है? आरपीडब्ल्यू का मतलब होता है राइट फॉर पर्सन, ठीक है, राइट फॉर, ए फॉर नहीं, ऑफ, सॉरी, हाँ, राइट ऑफ पर्सन विथ क्या डिजेबिलिटी, क्या विथ डिजेबिलिटी, सही से लिख नहीं पाता कभी, ठीक है, विथ डिजेबिलिटी समझ लीजिए, राइट ऑफ पर्सन विथ डिजेबिलिटी यानी विकलांग अधिनियम, जो विकलांगता का अधिनियम आया था, विकलांग व्यक्ति अधिनियम, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो आरपीडब्ल्यू एक्ट कब आया था? 2016 में आया था, ठीक है, कब आया था? 2016 में। तो कौन सी ऐसी चीज है जो विशेष आवश्यकता वाले बालक का उदाहरण नहीं है? भाई एसिड हमले में हो जाएगा तो वह आता है, प्रमस्तिष्क पक्षघात भी आता है, दृष्टिबाधित बालक आया था, आता है, क्योंकि बताइए, बताइए, एसिड हमले का भी आएगा, प्रमस्तिष्क का भी, पक्षघात, दृष्टिबाधित बालक, और इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। 1995 में जो एक्ट आया था, 1995 का जो एक्ट है पीडब्ल्यूडी वाला, उसमें से आर इसीलिए इसमें जोड़ा गया है, आर, ठीक है। पीडब्ल्यूडी जो एक्ट था, पीडब्ल्यूडी एक्ट को बढ़ा कर कह सकते हैं या बदल कर यह एक्ट लाया गया। इसमें जो यह क्षमताएं हैं वो 21 कर दी गई हैं, या डिजेबिलिटी हैं वो 21 कर दी गई हैं, पहले कम थी अब बढ़ गई हैं, तो एसिड हमले जैसी चीज़ें भी उसमें बढ़ चुकी हैं, ठीक है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, ये तीनों हैं। उदाहरण नहीं पूछना ना, ठीक है, ध्यान दीजिए। किसी कोई दिक्कत, दुख, तकलीफ? 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है कि सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सुविधाहीन है जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, वंचित है समूह से, ठीक है। शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला है, लो इसमें सब पहले हो गए, बी सी डी। पहला दिया गया है कि सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना, सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना। दूसरा, छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए। यार छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करेंगे तो सब खराब नहीं हो जाएगा? बच्चे के सामने क्या प्रभाव हो जाएगा? वो अपने आप को हीन भावना महसूस करने लगेगा। ओ हीन तो शब्द पहले से ही है, तो इसको तो ये तो गलत हो गया भाई। इन छात्रों को एक अलग संकाय में ही पढ़ना चाहिए। अलग संकाय क्या? अच्छा, अगर वह वंचित है तो उसको अलग कर देगा, वो लगेगा भैया हमारे पास कुछ है नहीं है इसलिए हमें अलग पढ़ाया जा रहा है? उसके मन में हीन भावना नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसको इस साथ में लेके चलेंगे, विविधता वाली क्लास में रखेंगे। सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम, मानकीकृत लेवल नहीं लगाना है, मानकीकृत पाठ्यक्रम की बात नहीं होनी चाहिए। उसको अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। छात्रों में क्या? अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। 9 आपका 9 में का पहला राइट आंसर हो जाता है। कौन सा हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, ओके। किसी कोई दिक्कत बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, सपोर्ट कर दीजिए। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो दूसरे के मोबाइल से करके दीजिए, ऐसा नहीं कि लाइव कहीं बैठ के पढ़ रहे हैं तो भैया ठीक है, हैं, कर दीजिए। आपको बताना पड़ता है, जैसे हनुमान जी थे ना, उनकी अपनी शक्ति याद दिलानी पड़ती है, ठीक है, आप लोगों को भी बताना पड़ता है ना, आप लोगों को भी अमुक शक्तियाँ हैं एकदम बेहतरीन। 10वां क्वेश्चन है, बच्चों में द्विध्रुवी विकार की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यहाँ द्विध्रुवी विकार की बात हो रही है, बताइए। पहला है कि अति सक्रिय होना, दूसरा है अक्सर दुखी रहना, तीसरा है मनोदशा में अत्यधिक बल, चौथा है रोमांचक व्यवहार करना। द्विध्रुवी विकार की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बताइए, बच्चों में द्विध्रुवी विकार की सबसे बड़ी विशेषता क्या है?
भाई रोमांचित व्यवहार करेंगे तो अच्छी चीज़ है ना। तो ये बेकार की बात हो रही, बेकार तो है नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद आपका मनोदशा में अत्यधिक बल, मनोदशा में बल देंगे तभी सही चीज़ें होंगी, इसलिए ये भी गलत हो गया। अक्सर दुखी रहना, यही गलत है, इसलिए यह सही है। बी इज़ द राइट आंसर है। आपको अक्सर दुखी नहीं रहना है ना, अक्सर दुखी बने रहना मतलब अपनी चीज़ों को लेकर। तो दुर्द भी बेकार की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह लोग अक्सर दुखी रहते हैं। बी आपका राइट आंसर हो जाता है। आज 10 ही क्वेश्चन थे, समय कम था, मैं पीडीएफ रेडी नहीं कर पाया और चीज़ें, फिर भी आप 10 क्वेश्चन क्वालिटी क्वेश्चन थे। वीडियो कैसे लगी, क्वेश्चन कैसे थे, सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए भाई, है ना, क्या सब्सक्राइब करके जाइए, तभी मेरा मनोबल थोड़ा बढ़ता है, मज़ा आता है, चीज़ों करने में मज़ा आएगा। आगे जुड़े रहिए भाई, और चीज़ें करेंगे। आपकी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म की व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग।